स्लाइटली ऑड का क्या मतलब है? इट्स क्लियर नाउ, ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि जीआईटी का एक टॉपिक है। आमतौर पे इस टॉपिक की बारी नहीं आती क्योंकि जीआईटी को बहुत ज़्यादा लेक्चर्स नहीं मिला करते, लेकिन इस साल चूंकि आपका सेशन थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया है इसलिए हमें मौका मिल गया इस टॉपिक को पढ़ने का भी। ये आपके इंटरेस्ट का एक टॉपिक होना चाहिए क्योंकि इस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो है इससे बहुत सारे नौजवान सफ़र करते हैं और उन्हें पता नहीं होता। 30-40 years back when I was myself a medical student, I went through this and nobody could diagnose that. ठीक है, तो ये इसके ऊपर हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम पे बात करते हैं और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज पे बात करते हैं। ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं और ये चूँकि दोनों जीआईटी के ड्रग्स के हेडिंग के तहत डिस्कस हुए तो समटाइम्स स्टूडेंट्स इनको आपस में कंफ्यूज कर देते हैं। एक है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट बगैर किसी ऑर्गेनिक या ऑब्वियस वजह के, और बाउल हैबिट्स भी चेंज हो जाती हैं, या आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है या आपको डायरिया हो जाता है, या कॉन्स्टिपेशन और डायरिया दोनों, कभी कॉन्स्टिपेशन हो गई फिर डायरिया हो गया फिर कॉन्स्टिपेशन हो गई। ये अनएक्सप्लेन्ड किस्म की ये सिम्टम्स बंदे में आती है। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होती है, समटाइम्स डिस्टेंशन हो जाती है और पेन भी एब्डोमिन में रहने लगता है और बंदा अनईजी सा होता है और जब भी वो खाना खाता है उसके बाद ही हैज टू समटाइम्स रश टू द वॉशरूम और एक अनप्लेजेंट सी फीलिंग होती और उसकी कोई ऑर्गेनिक वजह नहीं होती, कोई इन्फेक्शन कहीं पे नज़र नहीं आ रही होती। ठीक है, और ना वो एंटीबायोटिक्स खाने से या एंटी एमीबिक खाने से ठीक होती है। ठीक है, तो इसको हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं। तो इसकी ट्रीटमेंट हम आज पढ़ेंगे और इसमें कुछ साइकोजेनिक भी इसका कंपोनेंट होता है, इसलिए हम थोड़ी सी एंटी डिप्रेसेंट्स या एंग्जियोलिटिक्स का भी इसमें रोल है। ठीक है, और दूसरी है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज ये है कि आपकी जीआई ट्रैक या ख़ास तौर पे कोलोन, आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती और उसकी भी कोई ख़ास वजह समझ में नहीं आती और समझा यही जाता है कि ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। अगर ये सारे जीआईटी को इन्वॉल्व कर ले तो उसको हम क्रॉन्स डिजीज कहते हैं, और अगर सिर्फ कोलोन को इन्वॉल्व करे या लार्ज इंटेस्टाइन को या रेक्टम से अपवर्ड्स मूव करे डिजीज तो उसको हम अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं। ठीक है, तो ये क्रॉन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस ये दोनों इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के अंदर आते हैं। ठीक है, और ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। समझा ये जाता है कि जो बॉडी के अपने टिश्यूज के अगेंस्ट आपकी इम्यूनिटी काम करना शुरू हो जाती, या बॉडी के अंदर जो नॉर्मल फ्लोरा, जीआईटी के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो कि नॉर्मल हैं जीआईटी के फिजियोलॉजी में, जो नॉर्मल है उनका बहुत सारे पॉजिटिव फंक्शंस वो प्ले करते हैं, और लेकिन बॉडी का अपना इम्यून सिस्टम उन नॉर्मल फ्लोरा को एज एंटीजेंस लेता है और उनके अगेंस्ट एक्टिव हो जाता है और वहां पे इन्फ्लेमेशन कॉज कर देता। ठीक है, तो दीज टू अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रॉन्स डिजीज ये दोनों इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीजेस हैं और ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं एंड दे आर वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज। जबकि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक आसान सी चीज़ है, एक बिनाइन है, जिसको हम अगर आइडेंटिफाई कर लें और उसको प्रॉपर्ली ट्रीट कर लें तो वो ठीक हो जाता। ठीक है, अब हम इन दोनों को अलग अलग जरा सा डिस्कस करेंगे। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम आईबीएस से कहते हैं, इसको वो डिफाइन ये करते हैं कि रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट विद डायरिया और कॉन्स्टिपेशन और बोथ इन द एब्सेंस ऑफ एनी ऑर्गेनिक कॉज। ठीक है, यानी कोई ऑर्गेनिक कॉज नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं, कोई एमीबियासिस नहीं है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, इसलिए एंटीबायोटिक या एंटी एमीबिक इसमें काम नहीं करते। और आमतौर पर जो लोग इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के साथ प्रेजेंट करते हैं वो एंटीबायोटिक्स और एंटी एमीबिक्स ले चुके होते हैं पहले और उनसे उनका मसला हल नहीं हुआ होता। ठीक है, तो ये एक डिस्कम्फर्ट, पेट में गैस भर गई, पेट में गोला फिर रहा है,
कभी डायरिया की कंप्लेंट करते हैं, कभी कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेंट करते हैं। इन कोई किसी ऑब्वियस कॉज के बगैर ये सब कुछ हो रहा होता है, ठीक है। तो इसकी ट्रीटमेंट जब हम करते हैं, इसको एक तो ये कि हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक हम करते हैं IBS-D, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम विद डायरिया, दूसरी को हम कहते हैं IBS-C, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम विद कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। तो उन दोनों को हम मुख्तलिफ तरह से मैनेज करते हैं, और अगर किसी को दोनों डायरिया भी कभी हो जाता है और कभी डायरिया से जान छूटती है तो कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, तो उसके लिए फिर हम एंटीस्पास्मोटिक्स यूज करते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट में इंक्लूड एंटी डायरियल्स, मतलब अगर डायरिया है तो एंटी डायरियल्स साथ हम देंगे, नॉट एंटीबायोटिक, नॉट एंटी अमेबिक, बट एंटी डायरियल्स, ठीक है, जो डायरिया को सिर्फ मैनेज करती हैं चीजें, ठीक है। और उनके ऊपर हम अभी आते हैं। और अगर कॉन्स्टिपेशन है तो उसमें हम लैक्सेटिव्स देंगे पेशेंट को, और अगर दोनों कभी डायरिया हो जाता है और कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो उसको हम एंटीस्पास्मोटिक्स देंगे ताकि उसकी पेन से पहले जान छूटे। और उसके साथ लो डोजेस ऑफ ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स या एंक्सियोलिटिक्स भी। मुझे अपनी हिस्ट्री याद है कि मुझे लिब्रेक्स उस जमाने में एक मेडिसिन आती थी जो कि साइकोमोटर जो इश्यूज होते हैं उनको हैंडल करती है, और एंटी एंजाइटी थी बेसिकली वो ड्रग। तो आई वाज रिलीव्ड विद दैट, एंड आई हैड बीन सफरिंग फ्रॉम दैट फॉर months and months, बल्कि मुझे याद लगता है कुछ साल तक मैं इस तकलीफ में रहा। एंड दोज वर माई इनिशियल डेज इन द मेडिकल कॉलेज एंड आई वाज अंडर ट्रेमेंडस स्ट्रेस। मुझे मेडिकल की स्टडीज भी पसंद नहीं आ रही थी। एनेटमी के डिसेक्शन हॉल में फॉर्मेलिन की स्मेल से मुझे एलर्जी थी, और आई वाज नॉट रियली परफॉर्मिंग वेल, जबकि उससे पहले मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट था। तो आई गेट इनटू सम काइंड ऑफ स्ट्रेस, और भी कुछ कॉलेज में मसाइल थे उस जमाने में। तो वो अगर आप पुराने हकीमों की या सियाने लोगों की बातें सुने तो आपको ये बात समझ आएगी कि बंदे के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक की एक्टिविटी का बंदे के जहन के साथ बहुत डायरेक्ट ताल्लुक होता है। और अगर मेंटली आप रिलैक्स नहीं हैं, आप एजिटेटेड हैं, आप स्ट्रेस का शिकार हैं, आप डिप्रेशन का शिकार हैं, तो उससे सबसे पहले जो चीज़ आपकी इफेक्ट होती है वो आपकी फूड हैबिट्स इफेक्ट होती हैं, और आपकी बॉल मूवमेंट्स इफेक्ट होती हैं। कभी आपको डायरिया हो जाता है, कभी आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कभी दोनों हो जाते हैं। तो ऐसे में उस एंग्जाइटी को आइडेंटिफाई करना और उसको रिमूव करना या उसको ड्रग से ट्रीट करना ज़रूरी हो जाता है। अलावा इसके कि अगर डायरिया हो रहा है तो उसको डायरिया से, एंटी डायरियल से मैनेज करो, अगर कॉन्स्टिपेशन हो रही है तो उसको लैक्सेटिव से मैनेज करो, और अगर दोनों हो रहे हैं तो फिर उनको डायरेक्टली एड्रेस करने की बजाय सिंपल आप एंटीस्पास्मोटिक्स दे दो, और साथ कोई मेंटल रिलैक्सेशन के लिए एंटी एंजाइटी या एंटी डिप्रेसेंट्स दे दें। तो इसमें एंटी डिप्रेसेंट्स जो यूज़ होते हैं वो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स मेनली हैं। बुक्स में एंटी एंजाइटी का ख़ास जिक्र नहीं है, बट माई पर्सनल एक्सपीरियंस टेल्स के एंटी एंजाइटी भी इसमें काफ़ी रोल प्ले करता है, ठीक है। सो दिस इज इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। अब ड्रग्स इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लिए क्या है, इसको पहले तो हम कहते हैं IBS-D के लिए, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम विद डायरिया, ठीक है। ये एक प्रेजेंटेशन है, कुछ पेशेंट्स इसके साथ आएंगे। तो उसमें जो एंटी डायरियल हम यूज करते हैं वो एलोसेट्रॉन है, ठीक है। तो ये एलोसेट्रॉन, जैसे नाम से आपको अंदाजा होगा कि ये सेरोटोनिन एंटागनिस्ट है। तो सेरोटोनिन पेरिफेरली भी पाई जाती है और वो एसिटाइलकोलिन की रिलीज को भी इफेक्ट करती है। तो इससे हमारी गैस्ट्रिक मोटिलिटी ज़रा कम हो जाती, डायरिया कम हो जाता है और पेशेंट बेहतर फील करता है, ठीक है। तो ये जो IBS की मेडिसिन है ये ज़रा अलग से है बाकी सब मेडिसिन से या बाकी स्टैंडर्ड एंटी डायरियल से हट के। उसमें उन्होंने सेरोटोनिन का मे बी कोई सेंट्रल रोल भी हो, लेकिन ये कि यहाँ पे हमें चूँकि डायरिया भी साथ हो रहा है तो सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट दे के हम एसिटाइलकोलिन की रिलीज अपने एंटेरिक नर्वस सिस्टम में उसको थोड़ा कम करते हैं और उससे पेशेंट बेहतर फील करता है। लेकिन इसके एडवर्स इफेक्ट्स में नौजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है चूँकि आप एंटी डायरियल दे रहे हैं। उसके अलावा इस्कीमिक कोलाइटिस भी हो सकता है, इसलिए कि जब आपकी एक्टिविटी आप बिल्कुल कम कर देते हैं उसकी GAT
की तो समटाइम्स वहाँ पे इस्कीमिया हो जाता है, या वहाँ पे उतनी सर्कुलेशन बेसिकली ब्लड की नहीं रहती, तो अगर कोलोन की इन्फ्लेमेशन की टेंडेंसी है बंदे में तो वो बढ़ सकती, बट दिस इज अ रेयर फाइंडिंग। ठीक है, तो सिंपली IBS-D में इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एसोसिएटेड विद डायरिया, उसमें हम एलोसेट्रॉन इज द ड्रग ऑफ चॉइस। ठीक है, अब आ गई फॉर IBS-C, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम विद कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, कुछ पेशेंट्स मैंने बताया कि वो कॉन्स्टिपेशन के साथ प्रेजेंट करते हैं, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो गई जी, पेट डिस्टेंशन हो गई जी, पेट में हवा का गोला भर रहा है जी, और पता नहीं कितने दिनों से मोशन नहीं पास किया, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ल्यूब्री प्रोस्टोन इसके लिए ड्रग है जो कि लेक्सेटिव है बेसिकली, और क्लोराइड टाइप 2 क्लोराइड चैनल्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ से ये इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस को एनहेंस करती है। जब इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस एनहेंस होती हैं तो जो हमारा फीकल मैटर है वो सॉर्ट ऑफ फ्लूइड फॉर्म में आ जाता है, या थोड़ा सा वो लिक्विफाई हो जाता है, तो उसका पैसेज फ्रॉम द रेक्टम एंड ऑनवर्ड्स इजियर हो जाता है। ठीक है, तो ये लैक्सेटिव है ल्यूबी प्रोस्टोन। तो ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम विद कॉन्स्टिपेशन में दिस इज द मेन ड्रग। ड्रग्स और भी हैं, लेकिन मैंने जिन 2-3 के नाम मेंशन किए ये आपको जरूर याद होने चाहिए, ताकि एटलीस्ट यू कैन कम अप विद वन ड्रग। जब आपसे कोई पूछा जाए कि IBS की ट्रीटमेंट बताओ, तो आप पूछेंगे जी डायरिया वाला या कॉन्स्टिपेशन वाला। तो अगर डायरिया वाला हो तो एलोसेट्रॉन, और अगर कॉन्स्टिपेशन हो साथ उसके तो तब आप लूबी प्रोस्टोन। और एक और ड्रग है, इसके साइड इफेक्ट्स ये हैं कि हेडेक कॉज कर सकती है, डिस्पेप्सिया होता है, हाइपोटेंशन होती है, ये मतलब थोड़ी सी चूंकि इंटेस्टाइनल एक्टिविटी को ये इफेक्ट कर रहा है, लैक्सेटिव है, तो इस किस्म के एडवर्स इफेक्ट एक्सपेक्टेड है। ठीक है, लिनेक्लोटाइड ये दूसरा है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम विद कॉन्स्टिपेशन की लिए दूसरी ड्रग है, लिनेक्लोटाइड। ठीक है, इट एक्टिवेट्स टाइप, ये लैक्सेटिव नहीं है, लेकिन ये भी इनडायरेक्टली टाइप 2 क्लोराइड चैनल्स को ही एक्टिव करता है, और साइक्लिक GMP उससे बढ़ता है। बेसिकली ये साइक्लिक GMP को एक्टिवेट करता है, जिससे टाइप 2 क्लोराइड चैनल्स एक्टिवेट होते हैं और इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस एनहेंस होती हैं। ठीक है, ये खुद लैक्सेटिव नहीं है, इसकी खास बात ये कि बराह रास्त लैक्सेटिव नहीं है, इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट है कि ये साइक्लिक GMP की अमाउंट को इंक्रीज करता है। गुआनिल साइक्लेज एंजाइम होता है, उसके ऊपर काम करता है, साइक्लिक GMP की अमाउंट बढ़ती है, और वो साइक्लिक GMP की अमाउंट जो है इज रिस्पॉन्सिबल, दैट इंक्रीज्ड साइक्लिक GMP इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग ऑफ और एक्टिवेशन ऑफ टाइप 2 क्लोराइड चैनल्स, जिससे वही होता है जो ऊपर हुआ था कि इंक्रीज्ड इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस होती हैं और कॉन्स्टिपेशन से बंदे की जान छूट जाती है। तो वो जाहिर है आप कॉन्स्टिपेशन के अगेंस्ट जो ड्रग दे रहे हैं और क्लोराइड चैनल ओपनिंग से सिक्रीशंस बढ़ रही हैं, तो डायरिया हो सकता है, फ्लैचुलेंस हो सकती है, पैसेज ऑफ एयर फ्रॉम द रेक्टम जो, और डिस्कम्फर्ट थोड़ी सी फॉर अ वाइल ओवर एक्टिविटी की वजह से हो सकती है, लेकिन इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से इन द लॉन्गर रन पेशेंट की जान छूट जाती है। इट इज़ नॉट यूज्ड इन patients who are younger than 17 years। ठीक है, 17 years से कम को, यानी बच्चों में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये चूंकि साइक्लिक GMP को बढ़ाती है और वो और भी जगहों पे एक्ट करता है, बराह रास्त ये लैक्सेटिव्स नहीं है। लैक्सेटिव्स जनरली बिनाइन सी ड्रग्स होती हैं, वो GATP एक्ट करती हैं और कहीं नहीं करती, लेकिन ये वाली लिनेक्लोटाइड जो है चूंकि लैक्सेटिव नहीं है और साइक्लिक GMP की अमाउंट को इनहेंस करती है, और वो बॉडी में और जगहों पे भी उसके इफेक्ट्स आ सकते हैं, इसलिए ये यंगस्टर्स में ये इसका इस्तेमाल कम होता है या नहीं दिया जाता। 17 ईयर से अबव यूज सेफली। ठीक है, तो ये IBS-D की ट्रीटमेंट भी आ गई, और IBS-C की भी 2 ड्रग्स आपको बता दी, और अब drugs for both IBS-C and IBS-D
अगर किसी बंदे को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है और उसके साथ उसे डायरिया भी है और कभी वो कॉन्स्टिपेशन में हो जाता है कन्वर्ट और फिर डायरिया हो जाता है और फिर कॉन्स्टिपेशन, मतलब 2-4 हफ्ते डायरिया रहता है, फिर वो जब ठीक होता है तो कॉन्स्टिपेशन है वो 2-3 हफ्ते चलती और पेशेंट बेचारा तकलीफ में ही रहता है। तो इस किस्म का पेशेंट जो आए, जो इतनी वेग सी कंप्लेंट आपको कर रहा हो और अपनी हिस्ट्री भी वो बताए कि जी मैंने मुझे फलां डॉक्टर साहब ने डॉक्सीसाइक्लिन भी दे दी है और एंटी एमीबिक भी मैंने खा लिए हैं और मैंने फ्लैजल भी खा ली, हमारे यहाँ बहुत पॉपुलर है फ्लैजल, तो वो मेरा मसला कुछ दिनों के लिए ठीक होता है फिर ऐसे ही हो जाता है। तो you should understand कि he is not suffering from any infection but the poor patient is suffering from irritable bowel syndrome, ठीक है। तो उसमें एंटीबायोटिक्स या एंटी एमीबिक को खास काम नहीं करेंगे। व्हाट यू वुड डू इज, अगर उसको डायरिया और कॉन्स्टिपेशन दोनों है तो उसको आप एंटी स्मॉस्मोटिक्स देंगे ताकि उसका स्पैज्म जो हो रहा है, जीईटी की एक्टिविटी जो हो रही है, उसको आप थोड़ा सा स्लो डाउन कर दें तो एटलीस्ट जो डिस्कम्फर्ट है उससे उसकी जान छूट जाए। तो ये डाइसाइक्लोमिन एंड हायोसायामिन, ये दोनों एंटी मस्करेनिक्स हैं, ठीक है। एट्रोपिन की फैमिली से आप याद रखें कि ये बिलोंग करते हैं, एंटी मस्करेनिक्स हैं। वो हायोसिन है, एक स्कोपोलामिन भी जिसे कहते हैं, दिस इज नॉट हायोसिन, दिस इज हायोसायामिन, ठीक है। ये जरा सा फर्क ड्रग है। और डाइसाइक्लोमिन, ये ड्रग्स दे डिक्रीज द स्पैज्म एंड मोटिलिटी। जो डिस्कम्फर्ट की बेसिक वजह है वो मोटिलिटी होती है या स्पैज्म का हो जाना है, तो ये दोनों को कम करती हैं एंटीमस्करेनिक्स, ठीक है। और दे कैन कॉज ड्राउजीनेस, ड्राइनेस ऑफ माउथ, वही सारी चीजें जो एंटीमस्करेनिक ड्रग्स करती हैं वो सारा कुछ ये भी कर सकती हैं, ठीक है। और हायोसायामिन ओवरडोज में कॉज हेलुसिनेशंस एंड एरिथमियास। हायोसायामिन की ओवरडोज अगर आप लें, उसकी जो प्रिस्क्राइब डोज है अगर आप उतना ही लें और उतने दिन के लिए लें जितने डॉक्टर ने एडवाइस किया, पेशेंट को जब रिलीफ मिलती है तो बाज का तो कहता है अच्छा चलो 2 पैनाडोल से मेरा सर दर्द ठीक हुआ तो मैं 4 खा लूँ ताकि अगला पूरा महीना ना हो। तो हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग आपको नजर आ जाएंगे जिनको किसी ने एक दफा हायोसायामिन दी तो सारी जिंदगी हायोसायामिन खाते रहे। I remember in my house job I came across a patient जो कि उन दिनों सेप्ट्रॉन बड़ी पॉपुलर ड्रग थी, जो हेडेक के लिए सेप्ट्रॉन खा रहा था। तो उसने कहा कि जी मुझे तो एक दफ़ा हेडेक हुई थी तो डॉक्टर साहब ने सेप्ट्रॉन और पैनाडोल दी थी, तो फिर अब मुझे जब भी हेडेक होती है तो मैं सेप्ट्रॉन खा लेता हूँ। और भाई तो पैनाडोल खा ले। हुआ ये कि उसको साइनोसाइटिस था प्रॉबेबली जब पहली दफा हुआ, तो उस जमाने में सेप्ट्रॉन काफी इफेक्टिव एक एंटीबायोटिक था और साथ उन्होंने पैनाडोल दी इमीडिएट रिलीफ के लिए। तो उसके बाद जब भी उसको कभी हेडेक हुआ उसको ये समझ लगी कि इनमें से सेप्ट्रॉन महंगी गोली थी, इसलिए उसने सेप्ट्रॉन खाना शुरू कर दी। और वो सारी जिंदगी जब मुझे मिला तो उस वक्त उसको 5-10 साल सेप्ट्रॉन खाते हुए हो गए थे। एंड एवरी टाइम ही वुड गेट एन हेडेक ही वुड टेक सेप्ट्रॉन 1 or 2 tablets। तो ये आपको अपने यहाँ पे पेशेंट्स को एजुकेट करना पड़ेगा कि किसी भी मेडिसिन को मतलब जितनी देर के लिए वो प्रिस्क्राइब की गई है और अगर आप बेहतर नहीं होते तो पेशेंट शुड नॉट गो टू ए न्यू डॉक्टर, ही शुड गो बैक टू द सेम डॉक्टर, ताकि उस डॉक्टर को पता चले कि मेरे नुस्खे में या मेरी डायग्नोसिस में कहीं पे ये कमी रह गई जिसकी वजह से ये पेशेंट ठीक नहीं हुआ, तो हाँ अब इसकी मैं मेडिसिन ये वाली चेंज करके देखता हूँ। जब आप नए डॉक्टर के पास चले जाते हैं अपनी कंप्लेंट्स लेके तो आपकी पिछली हिस्ट्री वहीं की वहीं रह जाती है और नया डॉक्टर वही पुरानी ड्रग जिसका एक्टिव इंग्रेडिएंट वही था और किसी नए जेनेरिक नेम से आ रही है उस वो आपको प्रिस्क्राइब कर देता है और आप ये समझते हैं कि जी हमने दवाई बदल ली, ठीक है। तो उससे वो बेनिफिट जो उस डॉक्टर का आपके साथ एक्सपीरियंस है उससे जो आपको या पेशेंट को होना होता है वो नहीं हो पाता। इसलिए स्विचिंग ओवर टू द न्यू डॉक्टर्स इज नॉट ऑलवेज एडवाइसेबल। उसकी बजाय जो एक डॉक्टर के आप अंडर ट्रीटमेंट है उसी की मेडिसिन लें और अगर ठीक नहीं होते तो उसी को जाके बताएं ताकि वो अपने पिछले आपके साथ जो उसका एक्सपोजर हुआ है उस तजुर्बे की बिना पे वो आपको आपकी मेडिसिन अगर चेंज करना है तो वही करें, ठीक है। तो ये गोइंग बैक टू द प्रीवियस स्लाइड के इरिटेबल बाउल सिंड्रोम विद डायरिया एलोसेट्रॉन उसके लिए और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम विद कॉन्स्टिपेशन उसके लिए ये 2 ड्रग्स आपको बताई, लुबिप्रोस्टोन और लिनेक्लोटाइड, ठीक है। और अगर दोनों हो कॉन्स्टिपेशन और डायरिया तो फिर हम एंटी स्पॉस्मोटिक्स देते हैं, डाइसाइक्लोमिन, हायोसायामिन
ये एंटी मस्करेनिक्स हैं, ये स्पैज्म और मोटिलिटी को कम करते हैं, और वही वाले एडवर्स इफेक्ट्स इसके जो कोई भी एट्रोपिन के साथ भी ड्राइनेस ऑफ माउथ होती है या एडिशनल एक ड्राउजीनेस पाई जाती, तो अगर आप पेशेंट को एजुकेट कर दें कि आपको इस किस्म के थोड़े बहुत साइंस हो सकते हैं तो वो बेहतर रहता। पेशेंट अगर एंटिसिपेट कर रहा हो साइड इफेक्ट को तो वो घबराता नहीं है, वो फिर उसको, ठीक है। तो यहाँ से इरिटेबल बाउल सिंड्रोम खत्म हो गया। अब हम दूसरी डिजीज के ऊपर आते हैं जो कि बहुत खौफनाक डिजीज है, दैट इज इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, IBD इसे कहते हैं, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, इडियोपैथिक इम्यून मीडिएटेड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फ्लेमेशन इन रिस्पॉन्स टू बैक्टीरियल एंटीजेंस इन द इंटेस्टाइन। ये एक सपोजिशन है कि ये इम्यून रिस्पॉन्स बेसिकली एक्टिव हो जाता है बंदे का, उसकी वजह नहीं समझ आती कि वो क्यों है, इसलिए हम उसको इडियोपैथिक कहते हैं। क्योंकि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स बहुत सारे हैं, जिनमें सोरियासिस है, जिसमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, जिसमें क्रॉन्स डिजीज है, जिसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस है, उनमें उन्हें इडियोपैथिक इसलिए कहा जाता है कि उनमें हमें समझ नहीं लगती कि किस बिना पे आपका इम्यून सिस्टम आपके अपने टिश्यूज के अगेंस्ट काम करना शुरू हो जाता है या अपने टिश्यूज के अगेंस्ट एक्टिविटी शो करता, जी, आपके अपने टिश्यूज को एज एंटीजेंस लेना शुरू हो जाता। तो इसमें इन्होंने ये कहा हुआ है कि प्रोबेबली जो बैक्टीरिया नॉर्मल फ्लोरा होते हैं हमारे इंटेस्टाइन्स के अंदर, वो उनके अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है, इसलिए ये डिजीज GAT के अंदर ही रहती है, ठीक है। तो ये एक पॉसिबिलिटी है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, इसलिए उन्होंने उसको इस तरह से लिख दिया, ठीक है। इडियोपैथिक इम्यून मीडिएटेड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फ्लेमेशन इन रिस्पॉन्स टू बैक्टीरियल एंटीजेंस इन इंटेस्टाइन। अब इसकी दो सब टाइप्स हैं, दो तरह से अपनी लोकेशन के हिसाब से ये डिजीज डिफाइन की जा सकती है या आइडेंटिफाई की जा सकती है। सब टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज आर क्रॉन्स डिजीज एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस। क्रॉन्स डिजीज में ये होता है कि मुख्तलिफ सेगमेंट्स GIT के जो हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, और वो कंटिन्यूस, ये नहीं कि स्मॉल इंटेस्टाइन से लेके पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन इन्वॉल्व होगी तो फिर लार्ज इंटेस्टाइन इन्वॉल्व होगी। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 2-3 हिस्से, कहीं यहाँ पे 8-10 इंच, कहीं वहाँ पे 8-10 इंच, और फिर उसी तरह से लार्ज इंटेस्टाइन का भी कोई एक हिस्सा या 2 हिस्से जो है वो इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम क्रॉन्स डिजीज कहते हैं। और अल्सरेटिव कोलाइटिस में मेनली कोलन या हमारी लार्ज इंटेस्टाइन जो वो इन्वॉल्व होती है, रेक्टम से अपवर्ड बीमारी ये मूव करती है, रेक्टम के आसपास की इन्फ्लेमेशन होती है और फिर इट कैन गो अप, ठीक है। तो इसको हम अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं, और ये दोनों ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं। आपको इनको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से अलग आइडेंटिफाई करना होगा कि ये इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है और ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, और बंदे की अपनी इम्यूनिटी एक्टिव हो गई है उसके अपने बैक्टीरिया के अगेंस्ट, ठीक है। तो इसकी थोड़ी सी ये लिपनकॉट में बहुत अच्छी तस्वीर मुझे नजर आई उसके नए एडिशन में, तो मैंने आपके लिए कॉपी कर ली। क्रॉन्स डिजीज, ये देखें, इसमें ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ये वाला टुकड़ा, ये वाला लार्ज इंटेस्टाइन का टुकड़ा, ये जहाँ इलियोसिकल जंक्शन है ये वाला हिस्सा, और ये रेक्टम के आसपास का हिस्सा, ये कोई भी हिस्सा इन्वॉल्व हो सकता है। और ये कंटिन्यूअस फैक्शन में नहीं है, बल्कि कोई हिस्सा इन्वॉल्व है, उसके बाद हेल्दी हिस्सा आ जाता है, और उसके बाद फिर कोई हिस्सा इन्वॉल्व है, और फिर हेल्दी हिस्सा, और फिर कोई हिस्सा इन्वॉल्व है, ठीक है। एक तो इसका ये है खास बात कि GAT के किसी भी हिस्से को नॉन कंटिन्यूअस फैशन में इन्वॉल्व कर सकती है क्रॉन्स डिजीज। दूसरी ये कि इसकी जो इन्फ्लेमेशन है वो ट्रांसम्यूरल है। ट्रांसम्यूरल ये कि जितनी भी लेयर्स हैं इंटेस्टाइनल वॉल की वो सारी की सारी इन्वॉल्व हो जाती हैं, मतलब अंदर म्यूकोसल साइड से शुरू होकर बाहर को जितनी लेयर्स आती हैं वो सारी की सारी इन्वॉल्व हो जाती हैं, और वो वहाँ से बिल्कुल इंटेस्टाइन्स और ये चीज़ें जो हैं वो वीक हो जाती हैं, कोलैप्सिबल हो जाती हैं, और उनकी फंक्शनल जो इंटेग्रिटी है वो बिल्कुल कंप्रोमाइज हो जाती है, ठीक है। तो इसको हम ट्रांसम्यूरल कहते हैं। ट्रांसम्यूरल का मतलब ये कि वो इंटेस्टाइनल वॉल की सारी लेयर्स को अफेक्ट करती है, जबकि इसके निस्बत जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है उसमें म्यूकोजल लेयर सिर्फ इन्वॉल्व होती है, जो इंटेस्टाइन की
इनर मोस्ट लेयर होती है, म्यूकोजल लेयर, सिर्फ वो इन्वॉल्व होती है और उसकी इन्फ्लेमेशन होती है। और दूसरा ये कि ये रेक्टल एरिया में सिर्फ होती है, रेक्टम से ये अपवर्ड मूव करती है और फिर ये काफी दूर तक जा सकती है, या आधी इंटेस्टाइन को बल्कि सारी को भी कभी इन्वॉल्व कर सकती है। लेकिन मैक्सिमम इंटेंसिटी इस डिजीज की यहीं पे पाई जाती है। ऑन द ऑनसेट इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू दिस एरिया, रेक्टम एंड अबव, ठीक है, रेक्टम और सिग्मोइड पार्ट ऑफ कोलन। और इसमें इन दोनों का अगर आपको क्रॉन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस का फर्क पूछा जाए तो आप ये बता सकते हैं कि क्रॉन्स डिजीज सारी इंटेस्टाइन को नॉन कॉन्टिन्यूअस फैशन में कहीं से भी इन्वॉल्व कर सकती, और इसमें ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन होती विच इन्वॉल्व्स ऑल द लेयर्स ऑफ intestinal wall, जबकि ulcerative colitis में inflammation is limited to the mucosal layer of rectum and sigmoid colon, और वहां से वो ऊपर को जा सकती है, ठीक है। और ये कंटिन्यूस फैशन में ही ऊपर जाएगी भी, तो यहीं से ऊपर जाएगी, ये नहीं कि यहाँ से ये हिस्सा हेल्दी आ गया और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन तक ये चली जाए, ऐसा नहीं है। ये यहाँ से अपवर्ड मूव करती, ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी भी, अब इसमें देखें कि इसमें अगर आप क्रॉन्स डिजीज में कोई ड्रग ओरली देते हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट्स ही मसलन देते हैं, क्योंकि इम्यून रिएक्शन है अगेंस्ट योर ओन टिश्यूज, तो अगर आप इम्यूनोसप्रेसेंट्स ही दे रहे हैं तो आप ओरली भी देंगे तो वो इंटेस्टाइन में, और बल्कि उसमें ड्रग्स ऐसी हैं जो कि डिलेड रिलीज उनकी होती है, तो वो ड्रग्स आके या इंटेरिक कोटेड ड्रग्स होती हैं, वो स्टमक में से गुजर के आगे आ जाती हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन में आके वो एब्जॉर्ब होना शुरू होती हैं, या वो डिसॉल्व होती है, उनकी ऊपर वाली कोटिंग जब हट जाती है तो वो फिर यहाँ पे आके एक्ट करती है। जबकि इस डिजीज में ओरली ड्रग देने का उतना फायदा नहीं होता जितना आप लोकली अगर रेक्टल रूट से दें ड्रग, स्पॉजिटरी की फॉर्म में दें या अनीमा की फॉर्म में दें, तो उसमें पेशेंट के बेहतर होने के चांसेस होते हैं, या उसकी क्विक उसकी रिस्पांस आती है। तो उसमें एनीमा और स्पॉजिटरीज आपको पता होना चाहिए कि स्पॉजिटरीज क्या चीज़ है। कोई भी ड्रग जो ओरली दी जाती है वो थ्रू स्पॉजिटरी भी दी जा सकती है। हम जब MBBS में थे, आज से 10-15 साल पहले तक आपके फार्मेसी के प्रैक्टिकल्स हुआ करते थे और उनमें स्पॉजिटरीज बनाना सिखाई जाती हैं। ये मतलब द ड्रग और द एक्टिव इंग्रेडिएंट इज डिसॉल्व्ड और मिक्स्ड इनटू द वैक्स, और फिर उस वैक्स को एक सांचे में डाल के उसकी फॉर्मुलेशन ऐसी कैप्सूल फॉर्म में और प्रिपेयर कर दिया जाता है, एंड इट इज पुश्ड इनटू द रेक्टम। बच्चों को खास तौर पे, अगर बच्चे कोई मेडिसिन ना ले रहे हों तो उनके लिए बहुत सारी हमारे पास ऑप्शंस हैं स्पॉजिटरीज की फॉर्म में मेडिसिन देने की। या दूसरी चीज़, जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स होते हैं उनमें एक और तरीका होता है जिसको हम अनीमा कहते हैं। अनीमा इसके आप जो भी आमतौर पे जब सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो जाती तो उसमें अनीमा दिया जाता है, और उसमें ये दिया जाता है किया जाता है कि कोई लोकल इरिटेंट फ्लूइड जो है उसको एक बोतल में भर के एक पाइप के जरिए हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के तहत उसकी नोजल जो है दैट इज पुश्ड इनटू द रेक्टम, और वो इरिटेंट जो है इज पुश्ड इनटू द रेक्टल रीजन। तो वहाँ पे लोकल अपनी इरिटेशन की बिना पे वो जो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन बंदी की हुई होती है या ब्लॉकेड हुई होती है, उसको वो कुछ ही देर के बाद वो स्टूल पास कर देता है और सारा उसका फीकल मैटर जो है वो बाहर निकल जाता है। इसी तरह से हम अगर किसी को स्टीरॉयड या इम्यूनोसप्रेसेंट्स देना चाहते हैं और उसको ये अल्सरेटिव कोलाइटिस है, तो वी कैन गिव द ड्रग इन द स्पॉजिटरी फॉर्म और थ्रू द एनीमा, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ मैंने इसलिए बता दी कि डायग्राम में आपको उस चीज़ को समझना आसान हो कि ड्रग्स ओरली भी दी जाए, और बेहतर ड्रग्स उनमें से वो होंगी जो GIT से एब्जॉर्ब नहीं होंगी, और वो दे विल स्टे इन द GIT और वहाँ पे एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन करेंगी। और इसी तरह से वो ड्रग्स जो क्रॉन्स डिजीज में भी दी जाएंगी वो वही ड्रग्स अच्छी होंगी जो कि एब्जॉर्ब होकर सिस्टमिक इफेक्ट नहीं कॉज करती, बल्कि दे स्टे बैक इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन दे रीच द लार्ज इंटेस्टाइन एंड ऑन द वे दे डू देयर एक्शन, ठीक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी या इम्यूनोसप्रेसिव जो भी एक्शन, ठीक है। तो ये क्रॉन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस ये आपको अच्छी तरह से समझ आना चाहिए। अब ये कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज में हम कौन सी ड्रग्स यूज करते हैं, उसमें एक ग्रुप ये है 5 अमाइनो सैलिसाइलेट्स। इन सारी ड्रग के अंदर बेल्सेलाजाइड, मेसेलामीन,
ऑलसेलाजीन और सल्फासेलाजीन इनमें से सबसे पुरानी ड्रग है, लेकिन इसके एडवर्स इफेक्ट्स भी हैं, चूंकि इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि एब्जॉर्ब नहीं होते, एब्जॉर्ब हो जाते हैं और जाके सिस्टमिक इफेक्ट्स कॉज करते हैं। तो ये ड्रग्स जो हैं ये एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन रखती हैं। मैकेनिज्म इनका अभी हम डिटेल में जब जाएंगे तो आपको इसके ऊपर बात करेंगे, तो खास वाजे नहीं है कि किस तरह से काम करता है, लेकिन विल कमेंट ऑन दैट, ठीक है। और इनकी रेक्टल फॉर्मुलेशंस भी अवेलेबल है, अनीमा भी अवेलेबल है, स्पोजिटरी भी अवेलेबल है। इसमें सल्फासेलाजीन में भी बेसिकली मेसलमामीन होती है और एक एडिशनल इसमें इंग्रेडिएंट होता है जिसके ऊपर हम बाद में आते हैं। तो ये मेसलामीन एनीमा की फॉर्म में या स्पोजिटरी की फॉर्म में दी जा सकती है, और सल्फासेलाजीन भी अगर एनीमा या स्पोजिटरी की फॉर्म में दी जाए तो उसके सिस्टमिक इफेक्ट्स कम आएंगे, ठीक है। दूसरा ग्रुप है इम्यूनो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का। इनकी भी ओरल फॉर्मुलेशंस हैं, बिडेसोनाइड है, डिलेड रिलीज टैबलेट्स हैं एंड एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट्स हैं। ये डिलेड रिलीज और एक्सटेंडेड रिलीज का फर्क आपको पता होना चाहिए। डिलेड रिलीज वो ड्रग्स होती हैं जिनकी फॉर्मुलेशन इस तरह से की गई होती है, खासतौर पे वो वाली ड्रग्स जो कि स्टमक का एसिड जिनको न्यूट्रलाइज कर सकता है या जिनको डैमेज कर सकता है, वो ड्रग्स इंटेरिक कोटिंग के साथ आती हैं और वो स्टमक से एज सच बगैर डिजोल्व हुए गुजर जाती हैं, एंड व्हेन दे रीच द स्मॉल इंटेस्टाइन वहां जाके उनकी ऊपर वाली कोटिंग जो है वो उतर जाती है और इंटेस्टाइन से ऑनवर्ड्स उनकी एब्जॉर्प्शन या एक्शन शुरू होता है। उनको हम डिलेड रिलीज कहते हैं, ठीक है। उन्हें मकसद स्टमक के एसिड से बचाना होता। और जो एक्सटेंडेड रिलीज ड्रग्स हैं उनका पर्पस ये होता है कि पेशेंट को बार बार डोजेज ना देनी पड़े और उसको एक ही डोजेज देते हैं, लेकिन उसके ऊपर लेयरिंग इस तरह से की गई होती प्रोटेक्टिव मटेरियल की कि हर 2-3 घंटे बाद थोड़ी सी ड्रग रिलीज होती है, हर 2 घंटे बाद थोड़ी सी ड्रग रिलीज होती, और इस तरह से एक ही टैबलेट लेके सारा दिन के लिए उसको एक कवर मिल जाता है, या जो भी ऑब्जेक्टिव हम अचीव करना चाहते हैं उस मेडिसिन से वो उसको मिल जाती, तो स्लोली वो रिलीज होती रहती है और पेशेंट को नई डोज नहीं लेना पड़ती। तो ये डिलेड रिलीज और एक्सटेंडेड रिलीज जो प्रेपरेशंस हैं मुख्तलिफ ड्रग्स की, ये फार्मेसी की डेवलपमेंट के साथ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की, ये हमारे पास इस तरह की चीज़ें आई हैं। यू शुड नो कि इनका पर्पस क्या है। हाइड्रोकॉर्टिसोन है, प्रेडनिसोलोन है, मिथाइल प्रेडनिसोलोन है, और ये सारी ड्रग्स जो हैं ये एनीमा की फॉर्म में भी अवेलेबल हैं और स्पोजिटरीज की फॉर्म में भी अवेलेबल है। इसलिए अगर आपने अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट को देना है तो आप एनीमा या स्पोजिटरी की फॉर्म में दे देंगे, और अगर आपने और क्रॉन्स डिजीज में देना है तो आप उनको ओरली भी दे सकते हैं और एक्सटेंडेड रिलीज या डिलेड रिलीज फॉर्मुलेशन में दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये बायोलॉजिक एजेंट्स हैं, ये सारे इम्यूनो सप्रेसेंट्स हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है। आपको शायद पहले किसी ने बताया होगा कि MAB जिन ड्रग्स के एंड पे भी आता है, दीज आर ऑल मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ठीक है, जिन चीज़ों के नाम के साथ आता है। और ये सारी ड्रग्स जो है ये डिफरेंट जो ऑटो इम्यून डिजीज हैं उनमें काम आती हैं, ठीक है। इनमें कुछ ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर ए इनहिबिटर्स हैं। ये मतलब ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर ए एक चीज़ है, उसके इनहिबिटर्स हैं। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी और इम्यूनोसप्रेसेंट एक्टिवी है। ट्यूमर इसी तरह से अल्फा-4 इंटेग्रिन इनहिबिटर्स, ये अल्फा-4 इंटेग्रिन्स भी जो हैं ये ल्यूकोसाइट्स की मूवमेंट और वो सारा कुछ काज करते हैं, ठीक है। ये भी इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर है TNF-A, ठीक है, ये उसको इनहिबिट करते हैं। ये दूसरा अल्फा-4 इंटेग्रिन जो है ये भी इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं, ये उनको भी इनहिबिट करती हैं ये ड्रग्स। और इंटरल्यूकिन 12 एंड 23 इनहिबिटर्स, ठीक है। इंटरल्यूकिन्स भी जो है मुख्तलिफ डिजीज में मुख्तलिफ इंटरल्यूकिन्स जो हैं वो इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहे होते हैं और उनका पर्पस जो है वो इम्यूनिटी को कैरी करना होता है या इन्फ्लेमेशन को कैरी करना होता है, इन्फ्लेमेशन को जनरेट करना होता है ताकि बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकें। लेकिन यहाँ पे चूंकि वो इन्फ्लेमेशन हमें ट्रबल दे रही है, इसलिए हम इम्यूनिटी को सप्रेस करना चाहते हैं, इसीलिए हम इंटरल्यूकिन के भी इनहिबिटर दे रहे हैं, अल्फा-4 इंटेग्रिन के भी इनहिबिटर दे रहे हैं, और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर के भी इनहिबिटर्स दे रहे हैं। हम इम्यूनिटी को सप्रेस करना चाहते हैं। हमें कॉज नहीं पता कि क्यों इम्यूनिटी
इंस्टिगेट हुई और क्यों उसने बॉडी की अपनी एंटीजेंस के अगेंस्ट या बॉडी के अपने नॉर्मल फ्लोरा के अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना शुरू कर दी या इम्यून रिस्पॉन्स देना शुरू कर दी. द ओनली वे टू ट्रीट these immune disorders, autoimmune disorders, is that we suppress the immunity. Corticosteroids भी basically anti-inflammatory role भी है और इनका immunosuppressant role भी है. तो ये दोनों चीज़ें मिलके इनको effective बनाती हैं. यही काम biologic agents करते हैं जो कि basically monoclonal antibodies हैं. और ये immunomodulators, ये methotrexate वगैरह एंटी मेटाबोलाइट्स हैं, बेसिकली ये एंटी कैंसर ड्रग्स में आते हैं सारे, लेकिन ये यहाँ पे भी इनका रोल है. आपको याद होगा मेथोट्रेक्सेट हम आर्थराइटिस में भी देते हैं, रोमेटाइड आर्थराइटिस में भी देते हैं. इसी तरह से एजोथायोप्रीन और 6-मेरकैप्टोप्यूरिन, ये सारी ड्रग्स जो हैं ये एंटी कैंसर ड्रग्स हैं. तो ये हमारी इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करती हैं या डिजीज के, अगर DMRTs अगर आपको याद हो, डिजीज मॉडिफाइंग एजेंट्स हैं ये, तो ये भी हमें रिलीफ देते हैं इन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में. ठीक है, डिजीज मॉडिफाइंग एजेंट्स हैं, बेसिकली इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स कहा जाता है. तो ये 4 ग्रुप्स हैं, इनमें से एक 2 ड्रग्स, बेसिकली ड्रग्स की ये नीचे फॉर्मुलेशन ज्यादा दी हुई कि अनीमा सपोजिटरी आप ड्रग्स के नाम इनमें से बेल्सेलाजाइड याद कर लें, सल्फासेलाजीन कर लें और मेसालामीन कर लें. ठीक है, मेसालामीन. इधर से ब्यूटेसोनाइड और हाइड्रोकॉर्टिसोन और प्रेडनिसोन याद कर लें. इधर से इनके नाम TNFA इनहिबिटर्स, अल्फा-4 इंटेग्रिन इनहिबिटर्स और इंटरल्यूकिन 12 और 23 इनहिबिटर्स, इनमें से एक का नाम याद कर लें और यहाँ से मेथोट्रेक्सेट का नाम याद कर लें तो आपके पास काफ़ी कुछ आ जाएगा. ठीक है, अब इन ग्रुप्स के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन के. अमाइनोसैलिसाइलेट्स क्या होते हैं? बेसिकली इन ड्रग्स के अंदर, जो पहला ग्रुप था, इन ड्रग्स के अंदर 5 अमाइनोसैलिसाइलिक एसिड एक केमिकल होता है जिसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज नॉट एग्जैक्टली नोन, लेकिन ख्याल ये है कि इट इनहिबिट्स द सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ल्यूकोट्रीन्स एंड साइटोकाइन्स. ये तीनों चीजें अगर आप को याद हो, इन्फ्लेमेशन, तो ये इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं, इन्फ्लेमेशन कॉज करने में इनका हाथ है. और यहाँ पे जो प्रॉब्लम इन्फ्लेमेशन की है, इसलिए हमें उनको इनहिबिट करना है ताकि इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स बॉडी की ना आए. ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ 5 अमाइनोसैलिक एसिड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन इज गुड बट पुअर फ्रॉम कोलन. ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन से ये थोड़ी बहुत एब्जॉर्ब हो जाती है, हमें वो एब्जॉर्प्शन चाहिए नहीं लेकिन हो जाती है, क्योंकि हमें तो लोकल इफेक्ट चाहिए या टॉपिकल इफेक्ट चाहिए. तो टॉपिकल इफेक्ट इज रिक्वायर्ड फॉर IPS. ठीक है, इन्फ्लेमेटरी बॉल डिजीज है, उसमें हमें लोकल इफेक्ट चाहिए, जो एब्जॉर्ब हो जाती है वो जाके थोड़े बहुत एडवर्स इफेक्ट ही कॉज कर रही होती है. इसलिए हमें वो ड्रग्स बेहतर हैं, या आइंदा आने वाले दिनों में हम और ड्रग्स डेवलप करें विच स्टे इन द GIT. Used for induction and maintenance of remission from ulcerative colitis. Ulcerative colitis चूँकि कंटिन्यूस और लंबी चलने वाली बीमारी है, तो उसमें रिमिशन इंड्यूस करना या एक वक्फा ले आना या एक प्रॉब्लम फ्री या पेन फ्री या सिम्टम फ्री पीरियड जनरेट करना बाय यूजिंग द मेडिसिन, और फिर उस रिमिशन को प्रोलॉन्ग करने की या मेंटेन करने की कोशिश करना, दैट इज द ऑब्जेक्टिव. ये सारी जो क्रॉनिक एलिमेंट्स होती हैं, इनमें रिमिशन पेशेंट के लिए एक बहुत बड़ी एक निमत होता है कि उसको कुछ अरसे के लिए अपनी बीमारी से रिलीफ मिल जाए. तो उसमें 5 अमाइनोसैलिसाइलिक एसिड जो है, दैट हैव Scott very good role. ठीक है, इसकी सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन, सल्फासेलाजीन का मैंने बताया था कि किसके अंदर में सेलामीन होती और दूसरा सल्फापायरिडीन होती. सल्फापायरिडीन बेसिकली सिस्टेमिक इफेक्ट जो है कॉज करती है. जो बाकी जितनी 5 अमाइनोसैलिसाइलेट्स में ये जो ऊपर वाली ड्रग्स हैं, मेसालामीन और सेलाजीन, ये वाली ड्रग्स जो है इनके अंदर चूंकि सल्फापायरिडीन नहीं होती, इसलिए वो वाली ड्रग्स कोई खास सिस्टेमिक इफेक्ट नहीं कॉज करती. लेकिन सल्फासेलाजीन के अंदर सल्फापायरिडीन चूंकि होती, जो कि एब्जॉर्ब भी होती और सिस्टेमिक इफेक्ट्स कॉज करती है. तो इसलिए, और सल्फासेलाजीन में सल्फापायरिडीन के अलावा दूसरी चीज होती मेसालामीन है, तो इसलिए अगर आप मेसालामीन यूज कर लें तो वो इज एज गुड एज सल्फासेलाजीन इन इट्स इफेक्ट्स विद मिनिमम एडवर्स इफेक्ट्स. ठीक है,
एडवर्स इफेक्ट्स क्या है? सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन ऑफ सल्फासेलिन लीड्स टू नाउजिया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अपसेट, हेडेक, ऑर्थ्रेल्जिया, मायल्जिया, बोन मैरो सप्रेशन, मलेज एंड स्फीयर हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन। ये किसी भी ड्रग से किसी को भी हो सकता है। और सल्फा ड्रग्स खास तौर पे हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन, जो बंदा किसी एक सल्फा ग्रुप से ही अगर वो एलर्जिक है तो जब भी सल्फा मेथॉक्साजोल खाएगा, सेप्ट्रॉन खाएगा, इधर सल्फासेलाजीन खाएगा तो उसको हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन, सल्फा ग्रुप की हाइपरसेंसिटिविटी पेशेंट को खुद भी पता होनी चाहिए या वो उसे चाहिए कि डॉक्टर को पास ऑन करे, और डॉक्टर को चाहिए कि पेशेंट से पूछ ले कि उसे सल्फा ग्रुप से एलर्जी तो नहीं है। ठीक है, तो सल्फासेलाजीन के एडवर्स इफेक्ट्स ये खास तौर पे हेडेक, अर्थ्रेल्जिया, मायल्जिया, बोन मैरो सप्रेशन वगैरह हैं, क्योंकि इसमें सल्फापायरिडीन एब्जॉर्ब हो जाती। बाकी अमीनोसैलिसाइलेट्स में चूंकि सल्फापायरिडीन नहीं होती तो इसलिए दे आर वेल टॉलरेटेड और उनके एडवर्स इफेक्ट्स नहीं होते। ठीक है, तो ये अगला ग्रुप है हमारा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के ऊपर मैंने ही आपको पढ़ाए थे, पूरी हमने चैप्टर डिस्कस किया था। ठीक है, कि ये क्या क्या करते हैं। यहाँ पे हमें उनका एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, अल्सरेटिव कोलाइटिस भी और क्रॉन्स डिजीज भी, तो हमें इन्फ्लेमेशन को कम करना। ठीक है, तो इन्फ्लेमेशन को कम करने में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का क्या रोल है कि वो न्यूट्रोफिल्स को इंक्रीज कर देते हैं, लिम्फोसाइट्स, इजिनोफिल, बेसोफिल और मोनोसाइट्स को वो डिक्रीज कर देते हैं। ल्यूकोसाइट्स की माइग्रेशन जो है उसको इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 2, PLA और PAF, ये सारे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं जो कि ल्यूकोसाइट की मूवमेंट टुवर्ड्स द साइट ऑफ इंजरी या टुवर्ड्स द साइट ऑफ इन्फेक्शन करते हैं, माइग्रेशन ल्यूकोसाइट्स की। तो जब आप उनको इनहिबिट कर देते हैं तो ल्यूकोसाइट्स की माइग्रेशन नहीं होती और नतीजतन इन्फ्लेमेशन नहीं होती, और यही हमारा इस सिचुएशन में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देने का पर्पस है। ठीक है, तो व्हाई कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर यूज्ड इन इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज और Crohn's disease or ulcerative colitis, so you should say okay, for their anti-inflammatory effect. And how do they cause anti-inflammatory effect? By inhibiting the interleukin 1, interleukin 2 and other inflammatory mediators which cause the migration of leukocytes. ठीक है, और उसके अलावा ये न्यूट्रोफिल्स को इंक्रीज करते हैं और लिम्फोसाइट्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और मोनोसाइट्स को कम करते हैं। इनकी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की डिलेड रिलीज, एक्सटेंडेड रिलीज एंड रेक्टल ऑप्शंस मौजूद हैं। ठीक है, डिलेड रिलीज याद रहेगा आपको क्योंकि हमें स्टमक में मेडिसिन की नहीं जरूरत, चूंकि प्रॉब्लम इज विद द इंटेस्टाइन्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन, तो हम डिलेड रिलीज ड्रग्स जब देंगे तो वो इंटेस्टाइन स्टमक में वो ब्रेक डाउन नहीं होंगी या एक्टिवेट नहीं होंगी या उनकी कोटिंग नहीं उतरेगी और इंटेस्टाइन्स में जाके उतरेगी। और एक्सटेंडेड रिलीज का पर्पस मैंने आपको बताया कि उसमें मल्टीपल लेयरिंग हुई होती है और कोटिंग हुई होती एक्टिव इंग्रेडिएंट की, और वो वक्फे से एक कोट उतरता है, थोड़ी सी ड्रग रिलीज होती है, फिर 2 घंटे बाद ऊपर वाला कोट दूसरा उतरता है, फिर थोड़ी सी ड्रग और रिलीज होती है, और इस तरह से हमें एक ही दफ़ा टैबलेट दे के सारे दिन के लिए पेशेंट के लिए हम रिलीफ अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम इन्हें रेक्टल रूट से देंगे तो उसका एडवांटेज ये है कि एडवर्स इफेक्ट्स कम से कम आएंगे, क्योंकि हमें टॉपिकल वहाँ पे रोल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का इज़ वेरी गुड। तो अगर हम सिस्टेमिकली देंगे, ओरली देंगे, तो फिर एड्रीनल सप्रेशन और ग्लूकोज इंटॉलरेंस और मसल वेस्टिंग और ऑस्टियोपोरोसिस और सॉल्ट रिटेंशन और बिहेवियरल चेंजेस, सेंट्रल इफेक्ट से वो सब कुछ आ सकता है। ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स पे जब हमने डिस्कशन की थी कपल ऑफ वीक्स बैक, तो उसमें ये सारी डिस्कशन आई थी। तो जब हमारी डिजीज इज रिस्ट्रिक्टेड टू इंटेस्टाइन्स तो हम रेक्टली यूज करके भी वी कैन गेट द सेम इफेक्ट्स। ठीक है, थोड़ा सा ऑकवर्ड होता है पेशेंट के लिए, लेकिन ये दोनों चूंकि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं इसलिए पेशेंट इज इन रियल एगनी एंड इट्स ए लॉन्ग टर्म डिजीज, तो हमें कम से कम एडवर्स इफेक्ट्स के लिए कोई मेथड चूज करना चाहिए। ठीक है, और फिर 2 ग्रुप्स वही आ गया, एक बायोलॉजिकल एजेंट्स और एक इम्यूनोसप्रेसिव एंटी मेटाबोलाइट्स का।
ठीक है। बायोलॉजिकल एजेंट्स में मैंने बताया मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं सारी की सारी, वो क्या करती हैं, जैसे प्रेस द इम्यून सिस्टम थ्रू वेरियस मैकेनिज्म्स। ये मतलब कोई ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर को इनहिबिट कर रहा है, और ये दोबारा हम वहीं पे चले जाते हैं जहाँ पे मैंने इनका ये बताया था, कोई अल्फा 4 इंटेग्रिन को इनहिबिट कर रहा है, कोई इंटरल्यूकिन 12 और 23 को इनहिबिट कर रहा है। तो ये मुख्तलिफ मैकेनिज्म्स हैं इन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, अल्फा की इनहिबिशन, अल्फा 4 इंटेग्रिन की इनहिबिशन, और इंटरल्यूकिन 1 और इंटरल्यूकिन 12 और 23 की इनहिबिशन। ये वो वेरियस मैकेनिज्म्स जिनका हमने यहाँ पे जिक्र किया। दे आर यूज्ड इन अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रॉन डिजीज, दोनों में ये यूज होते हैं। एंड दीज आर एसोसिएटेड विद इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस। जब भी आप कोई इम्यूनोसप्रेसेंट यूज करेंगे या मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज यूज करेंगे जो इम्यूनिटी को सप्रेस करती हैं, तो उसमें सुपर एडेड या हॉस्पिटल इन्फेक्शंस या ऐसी इन्फेक्शंस जो कि आम बंदे को होती हैं और थोड़ी सी देर में ठीक हो जाती हैं, वो इन लोगों में होने का इम्कान ज़्यादा है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी आपने कंप्रोमाइज कर दी होती है ड्रग्स दे के। तो वन शुड बी वॉचफुल, और पेशेंट को आपको एजुकेट करना होगा कि उसको हर किस्म की उस चीज़ को अवॉइड करना होगा जहाँ से इन्फेक्शन के चांसेस आ सकते हैं। मतलब जैसे मास्क पहन के रखे या ऐसे लोगों में जाए या क्राउड में जाए तो उसे उनसे सोशल डिस्टेंसिंग भी करनी होगी। अब तो सारों की सोशल डिस्टेंसिंग आ गई है, लेकिन पहले ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स को, या इसी तरह से जब हम ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट होते हैं या लिवर ट्रांसप्लांट होते हैं, तो उन लोगों में भी हमें इम्यूनोसप्रेसेंट्स देने पड़ते हैं ताकि टिश्यू रिजेक्शन ना हो। तो उन लोगों को भी फिर यही मसला होता है कि दे गो इनटू द क्राउड्स एंड इफ दे गो इनटू द हॉस्पिटल दे कैन कैच इन्फेक्शन रादर इजीली एज कंपेयर टू द नॉर्मल पॉपुलेशन। ठीक है। इसी तरह से ये अगला ग्रुप भी जो है इम्यूनोसप्रेसेंट्स का, इम्यूनोसप्रेसिव एंटी मेटाबोलाइट्स, जिसमें मेथोट्रेक्सेट वगैरह थे, और फिर मैं आपको ड्रग्स के नाम दोबारा बता दूं, एजाथायोप्रीन, 6 मरकैप्टोप्यूरिन एंड मेथोट्रेक्सेट। ठीक है। इन्हें हम इम्यूनोमोडुलेटर्स भी कहते हैं, और ये इम्यूनिटी को सप्रेस करते हैं और एंटी मेटाबॉलिक इफेक्ट होता है इनका। ये भी अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिजीज दोनों में यूज होते हैं। और ये आपको याद होगा मेथोट्रेक्सेट पहले भी अगर आपने रोमेटाइड आर्थराइटिस में पढ़ी या एंटी कैंसर ड्रग्स में पढ़ी, तो इसके एडवर्स इफेक्ट्स में हेपेटोटॉक्सिसिटी और बोन मैरो सप्रेशन, ये दोनों हैं। ये दोनों ड्रग्स चूंकि एंटी मेटाबोलाइट्स हैं, तो ये बोन मैरो को भी डैमेज कर सकती हैं। रैपिडली ग्रोइंग सेल्स जहाँ पे होंगे उनको ये डैमेज करेंगी, और लिवर में इनका मेटाबॉलिज्म होता है, लिहाजा ये लिवर को भी डैमेज कर सकती है। So these drugs, चूंकि अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन डिजीज और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में पेशेंट ऑलरेडी इतनी एगनी में होता है तो कि उसको हमें ये रिस्क लेना पड़ता है उसको मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज देने का या एंटी मेटाबोलाइट्स देने का, चूंकि उसकी जो एलिमेंट इटसेल्फ is chronic and painful and डिमोटिवेटिंग फॉर द पेशेंट, डिप्रेस्ड होता, तो उसमें वो थोड़ी सी हमें ये रिस्क लेके बोन मैरो सप्रेशन का और हेपेटोटॉक्सिसिटी को मॉनिटर करके वी कैन गिव हिम मेथोट्रेक्सेट और 6 मरकैप्टोप्यूरिन। ठीक है। तो विद दिस आई होप कि आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम अलग से याद रहेगा और उसका डायरिया के साथ या कॉन्स्टिपेशन के साथ एसोसिएटेड होना अलग से याद रहेगा, और अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिजीज एज इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के तौर पे अलग से याद रहेंगे, और इनकी मैनेजमेंट भी याद रहेगी। ठीक है। और इंशाल्लाह इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, थोड़े सा टाइम हमारे पास रह गया तो हम आ जाते हैं चैट पे। यू कैन राइट, डज दिस आल्सो कॉज डायरिया? आपको वो मैं वहीं पे दोबारा ले चलता हूँ ताकि आपको हाँ हाँ
जी, आप लुबिप्रोस्टोन के बारे में डायरिया लिखा हुआ है बेटे, इसका मैंने एडवर्स इफेक्ट्स में डायरिया यहाँ नहीं लिखा है, बट इट कैन कॉज डायरिया एनीथिंग। वो चूंकि ऑब्वियस सी चीज है, किसी भी चीज का जो एक्सटेंशन ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्शन, दैट इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो चूंकि हम कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए उसको एक लेग्जेटिव दे रहे हैं, तो उसकी थोड़ी सी एक्सटेंशन जो है उस फार्माकोलॉजिकल एक्शन की, दैट वुड बी द एडवर्स इफेक्ट। ठीक है, तो अगर हम लेग्जेटिव दे रहे हैं तो उससे डायरिया तो हो सकता। यहाँ लिखा नहीं इसलिए कि और इम्पॉर्टेंट चीजें जो हेडेक है, डिस्पेप्सिया है, हाइपोटेंशन है, जो कि बराह रास्त रिलेटेड नहीं है जीआईटी से, वो मैंने मेंशन कर दी है अदर देन डिस्पेप्सिया। तो डायरिया इसमें हो सकता, बिल्कुल हो सकता। जी दोबारा। नो क्वेश्चन, अंडरस्टैंड ऑल, याद भी रख रहे हैं। अंडरस्टैंड तो आप हमेशा कर लेते हैं, याद नहीं आप रखते, फिर टेस्टों में कुछ नहीं लिखा होता आपने। हम ऑनलाइन पेपर मार्किंग, अब सारे प्रोफेसोरियल स्टाफ और सीनियर लोग ही पेपर मार्किंग कर रहे हैं, तो बाज़ का बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होती कि यार इतनी मेहनत से और घोल घोल के आप लोगों को पिलाया था और आप लोग उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। ठीक है, और आई टेल यू, मैंने कल परसों भी लेक्चर में कहा था कि ये एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के खुलने में अभी कुछ वक्त, चंद महीने लग सकते हैं, और शायद आपका ऑनलाइन ही एग्ज़ाम हो जाए, या आपकी ये जो टेस्ट हो रहे हैं इन्हीं की बेसिस पे आपकी प्रमोशन अगले साल में हो जाए। तो काइंडली अपने लेक्चर्स को ध्यान से सुने, अपनी बुक्स को पढ़ें। जो लेक्चर जिस दिन 2-3 घंटे तो आपके ये लेक्चर सुनने में लग जाते हैं, उसके बाद बुक से उनको पढ़ें। और इनके बाद हम रिवीजन क्लासेस भी आपकी करेंगे, लेकिन उसमें हम बड़े क्विक होंगे क्योंकि सारे करिकुलम को 1-2 महीनों में हमने निकालना। तो लेकिन आपके पास क्वेश्चंस एटलीस्ट होने चाहिए, वॉट एवर डिफिकल्टी यू फाइंड इन स्टडिंग द बुक, वो आप हमारे साथ उन रिवीजन लेक्चर्स में शेयर कर सकेंगे। और इसको एक सीरियस एक मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन के तौर पे लें। ये नहीं होगा कि आपको दोबारा ये सब लेक्चर्स फिजिकली यहाँ पे दिए जाएं और उसका शायद टाइम हमें ना मिले। ठीक है, तो आई एम हैप्पी कि आप सबको ये समझ आ गया, और ये आपको दोनों इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, इनका फर्क याद रहेगा होपफुली, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।